2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस और शिवसेना ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हमेशा से चुनाव लड़ते आए थे। दोनों की आइडियोलॉजी भी एक दूसरे से बहुत अलग नजर आई थी, लेकिन 2019 विधानसभा चुनाव के बाद जब दोनों पार्टियों को समझ में आया कि अगर वो साथ में रहते हैं तो फिर इसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा जा सकता है। इसके बाद महाविकास आघाड़ी का जन्म हुआ। उसके बाद हमने देखा कि कैसे आदित्य ठाकरे सोनिया गांधी के साथ नजर आए, संजय राउत और राहुल गांधी बार बार एक साथ नजर आए। उन दोनों के बीच जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ती नजर आईं। उद्धव ठाकरे के सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ जो रिश्ते हैं वो सुधरते नजर आए। इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं इस अलायंस को 2024 लोकसभा चुनाव में भी मिला, जब महाराष्ट्र के 48 सीटों में से 31 सीटों पर ये जो गठबंधन था महाविकास आघाड़ी का वो कामयाब रहा, वो चुनावों को जीत पाया और कांग्रेस ने शायद अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस लोकसभा का महाराष्ट्र में 2024 में दिया था। इसका क्रेडिट उद्धव ठाकरे को भी दिया गया क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ये लोकसभा चुनाव लड़ा गया। लेकिन उसके कुछ महीने बाद ही हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देखा गया कि इन तीनों पार्टियों का एक साथ रहने का कोई भी फायदा महाराष्ट्र में इन्हें नहीं मिला और तीन पार्टियां एक साथ रहकर 50 का भी आंकड़ा महाराष्ट्र विधानसभा में नहीं पार कर पाई 288 सीटों में से। और अब इस सब के बीच में जब बीएमसी सहित कई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव आ रहे हैं तो कम से कम मुंबई कांग्रेस के नेताओं ने ये ऐलान किया है या उसी तरफ इनका निर्णय जा रहा है कि वो आगामी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हैं वो बिना किसी गठबंधन के लड़ेंगे। और इस पर बातचीत करते हुए जो कांग्रेस नेता हैं विजय वडेट्टीवार, उन्होंने इशारों में कह भी दिया कि आने वाला जो बीएमसी इलेक्शन है वो कांग्रेस पार्टी मुंबई में बिना किसी समर्थन के लड़ने जा रही है ना। आमच्या स्थानिक नेत्यांनी मुंबई महानगरपालिका स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। त्यामुळे मनसेबरोबर जाण्याचा आता तरी कुठलाही प्रस्ताव नाही, विचार नाही, हे स्पष्ट आहे। अब जब ये ऐलान कर दिया गया तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका ये मतलब है कि कांग्रेस और शिवसेना अब एक साथ नहीं आएंगी? क्या इसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि अगर एक वार्ड में शिवसेना और राज ठाकरे एक साथ अपने प्रत्याशी को निकालते हैं, कांग्रेस अपने प्रत्याशी को उतारता है, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारता है, तो वोटों का बंटवारा होगा और इसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। आखिर क्या कुछ हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, इसका महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन के भविष्य पर कितना असर पड़ेगा, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। और कांग्रेस के नेता किन 5 वजहों को एक कारण बता रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने आगामी बीएमसी चुनावों को अकेले लड़ने का फैसला किया है और इसका कांग्रेस और ठाकरे परिवार से क्या लेना देना है, आज इन तमाम मुद्दों पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं कहां पर मौजूद हूं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मुंबई कांग्रेस का दफ्तर है और अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो उससे पहले इसकी देख रेख की जा रही है, इसे ठीक किया जा रहा है क्योंकि अभी कार्यकर्ता आएंगे, ऑफिस आएगा, लोग आएंगे, तो इसकी तैयारी चल रही है। ये बैनर्स और पोस्टर्स आप देख रहे हैं। अब क्योंकि हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के लिए मुंबई क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल 28 दिसंबर 1885 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का जन्म ही मुंबई में हुआ था। यानी जब कांग्रेस पार्टी बनी थी तो मुंबई में बनी थी, इसलिए कांग्रेस के लिए ये जो शहर है मुंबई वो बहुत महत्वपूर्ण शहर है। लेकिन लगभग पिछले 3 दशकों से इस शहर पर शिवसेना का राज रहा है। पिछले 30 सालों से बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो बीएमसी है वहाँ पर शिवसेना सत्ता में रही है। हालांकि तब वो एक अनडिवाइडेड शिवसेना थी, पहले बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में और फिर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में इसे चलाया जा रहा था। हालांकि हमें पता है कि 2022 के बाद शिवसेना में स्प्लिट हो चुका है, अब शिवसेना 2 टूक में बढ़ चुकी है और अब जो आगामी चुनाव है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन बनाम महाविकास आघाड़ी होना चाहिए था। लेकिन इस सब के बीच में अब ऐसा लगता है कि जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन है वो नहीं रहने वाला है क्योंकि कांग्रेस अपने दम पर इस चुनाव को आगामी बीएमसी इलेक्शंस को लड़ना चाहती है। आइए समझते हैं इन 5 कारण को जो कांग्रेस के नेता कहते हैं जिसके वजह से उन्हें अलायंस नहीं चाहिए, जहां उन्होंने ये जो आगामी चुनाव है वो अपने दम पर लड़ने का फैसला किया। सबसे पहला जो मुद्दा है वो है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच बढ़ती नज़दीकियाँ। हमें पता है कि पिछले कई महीनों से
बार बार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आए हैं, चाहे वो मराठी भाषा का मुद्दा हो या फिर वोट चोरी का मुद्दा हो, या अलग अलग जगहों पर बार बार देखा गया है कि जो दोनों ठाकरे भाई हैं वो एक साथ नजर आते हैं। अब ये भी एक लगभग तय माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ मिलकर आने वाले चुनाव लड़ने वाले हैं मराठी के मुद्दे पर, और इसे लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को दिक्कत है। कांग्रेस के नेताओं को सबसे पहला जो दिक्कत है वो राज ठाकरे के गठबंधन में आने से है। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो उत्तर भारतीय वोटर्स हैं वो मौजूद हैं, और ऐसे में अगर राज ठाकरे के साथ कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ती है तो ये जो उत्तर भारतीय वोट्स हैं वो इनके अलायंस को ना मिलते हुए वो चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, और उसमें एक बहुत बड़ा जो वोटर बेस है वो कांग्रेस का मौजूद है। और केवल उत्तर भारतीय वोटर्स ही नहीं, कांग्रेस का ये भी मानना है क्योंकि राज ठाकरे लगातार लाउड स्पीकर्स के खिलाफ बोलते रहे हैं, उनका प्रो हिंदू एक इमेज रहा है, तो जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो भी इनसे दूर हो जाएंगे, और इसलिए कांग्रेस को लगता है कि अगर वो अलग से चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें नॉर्थ इंडियन यानी उत्तर भारतीय वोट्स और साथ ही साथ जो मुस्लिम वोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। ये रहा एक कारण जिसकी वजह से इन्हें लगा कि इन्हें अलग चुनाव लड़ना चाहिए। अब क्योंकि हमने मुस्लिम वोट्स की बात की है तो जो दूसरा कारण है वो महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग है। उसी समय पर कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ भी इसलिए गठबंधन में नहीं जाना चाहती है क्योंकि कांग्रेस के नेताओं से अगर आप बात करोगे तो दबी आवाज़ में मानते हैं कि उद्धव ठाकरे की जो लोकप्रियता है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो माइनॉरिटीज़ के बीच में, खास तौर पर मुसलमानों के बीच में बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि मुझसे बात करते हुए कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उनके इंटरनल सर्वे में ऐसा आया है कि लगभग 70% जो मुस्लिम मतदाता हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, वो उद्धव ठाकरे को या उनकी पार्टी को बेटर पोजीशन मानते हैं कांग्रेस से जब बात आती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने की। और इसके वजह से कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे ने उनके वोटर्स को अपनी तरफ खींचा है, और इसलिए अपने वोटर बेस को फिर से मजबूत करने के लिए वो उद्धव ठाकरे के साथ नहीं जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उद्धव ठाकरे को कांग्रेस की वजह से फ़ायदा हुआ है। नंबर 3 की अगर बात करें तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी वजह से कांग्रेस ने शायद ये चुनाव अकेला लड़ने का फैसला किया है। देखिए, मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पर 227 वार्ड्स हैं। अभी तक हमें ये तो पता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ इस चुनाव को लड़ने वाले हैं। अब इसमें अगर कांग्रेस भी साथ में आती है तो 227 सीटों में से किसे कितने सीट्स मिलेंगे? उद्धव ठाकरे का भी मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर प्रेजेंस मौजूद है ही, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने यहाँ पर 4 लोकसभा सीट 2024 में लड़े थे, 3 जीते थे और एक में लगभग केवल 50 वोटों से उनकी हार हुई थी। वो एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा था। 20 जो उनके विधायक हैं उसमें से 10 विधायक तो उनके मुंबई से चुनकर आए हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए मुंबई महत्वपूर्ण है और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ पर लड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही कुछ काम राज ठाकरे की ओर से भी किया जाएगा। इस सब के बीच में अगर कांग्रेस के भी कार्यकर्ता और नेता वहाँ पर आते हैं तो 3 पार्टी के बीच में सही से सीट का जो डिवीज़न है वो नहीं हो पाएगा। ग्राउंड लेवल पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसलिए भी कांग्रेस का मानना है कि वो इस चुनाव को बिना किसी गठबंधन के लड़ना चाहेगी। और एक चौथा जो वजह उनके नेताओं ने हमें बताया है वो ये है कि कांग्रेस के जो वोटर्स हैं उनके वोट तो ट्रांसफ़र होते हैं उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार को, लेकिन उद्धव ठाकरे के पार्टी के लोगों के वोट कांग्रेस को ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ये उनके नेताओं का बार बार मानना है। उनका कहना है कि जहाँ पर भी शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है उस पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है तो उनके जो वोटर्स हैं वो हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी या फिर किसी दूसरे पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन वो कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं। इसे भी एक वजह मानी जा रही है कि कांग्रेस नहीं चाहता कि वो एक साथ गठबंधन में लड़ें, क्योंकि जहाँ पर भी उनके लोग रहेंगे या चुनाव लड़ेंगे अगर वो गठबंधन में लड़ते हैं, और वहाँ पर क्योंकि उद्धव ठाकरे के नाम पर या उनके चुनाव चिन्ह पर उस चुनाव को नहीं लड़ा जाएगा तो वोट ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ये उनका मानना है। और 5वीं बात जो कांग्रेस के नेता कहते हैं वो ये कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पोस्ट पोल अलायंस करेंगे, कि अगर चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास इतनी सीटें आती हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा जा सकता है और एक अलायंस बनाया जा सकता है, तो पोस्ट पोल अलायंस की बात कांग्रेस के नेता कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि जैसे 2019 में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र में सरकार चलाई गई थी, तो ज़रूरत पड़ने पर कांग्रेस के नेता उसी तरह से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। और पोस्ट पोल अलायंस के लिए वो तैयार हैं, लेकिन प्री पोल अलायंस के लिए फ़िलहाल वो तैयार नहीं। अब ये दोस्तों 5 वजह हैं जिसकी वजह से कांग्रेस के लोग इस चुनाव को अकेला लड़ने की बात कर रहे हैं। अब आपको समझना है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, 2024 के बाद जब ये समझ में आया कि राज्य में लगभग सब कुछ
भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों के पास जा चुका है, तो उसके बाद अब ये जो आगामी चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बीएमसी की अगर बात करें तो 74,000 करोड़ का तो सिर्फ बजट एक साल का यहाँ पर था। ऐसे में अगर आप फाइनेंशियल कैपिटल पर कंट्रोल रखते हैं तो एक तरीके से आपकी जो कंट्रोल होती है वो मुंबई सहित देश की तिजोरी पर होती है, क्योंकि ये देश का फाइनेंशियल कैपिटल है और इसलिए ये जो आगामी चुनाव है वो विपक्ष के लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है। लेकिन कांग्रेस की ओर से जितनी बातें यहाँ पर की गई हैं, क्या ये सही बातें या जो सभी बातें हैं क्या उसमें तर्क है या नहीं, इस पर चर्चा करते हैं। पहली बात, जैसे कि मैंने कहा कि अगर एक वार्ड पर शिवसेना और राज ठाकरे मिलकर, भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस के साथ मिलकर और कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारती है, तो जाहिर सी बात है कि जो वोटर्स हैं वो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस के बीच में बढ़ जाएंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े पैमाने पर फ़ायदा हो सकता है। ये बात कांग्रेस के नेताओं को याद रखनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी और उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके बीच में झगड़ा नहीं है। एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, तीनों पार्टियों के बीच में हमें बार बार मतभेद देखने मिलते हैं। लेकिन जब मुंबई की बात आती है तो मुंबई के लिए कम से कम उन्होंने तय किया है कि वो एक अलायंस में इस इलेक्शन को लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है उनकी लड़ाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के खिलाफ है। ऐसे में जब एक यूनाइटेड अलायंस, बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ तमाम मुद्दों में मतभेद होने के बावजूद मुंबई में रख पा रही है, तो ये काम कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी क्यों नहीं कर पा रही है? ये भी एक बहुत बड़ा एक सवाल है जो यहाँ पर उठता है, क्योंकि 2017 में जब चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और बीजेपी 82 सीटों पर जीत पाई थी, शिवसेना यूबीटी 84 सीटों पर, यानी केवल 2 सीटें ज़्यादा, और कांग्रेस को भी 31 सीटों पर बीएमसी में जीत मिली थी। यानी बीजेपी का एक बेस यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में आप क्यों इनके साथ में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? क्या इसका फर्क नहीं पड़ेगा? और जहाँ तक बात बार बार आती है राज ठाकरे की, कि राज ठाकरे की जो छवि है वो एंटी नॉर्थ इंडिया बताई जाती है, तो आपको मैं बता दूं कि जो 2019 में लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब कांग्रेस एनसीपी साथ में थी, शिवसेना और बीजेपी साथ में थी, और उस समय राज ठाकरे ने ऑपोजिशन के लिए, यानी कांग्रेस और एनसीपी के लिए महाराष्ट्र में कई जगहों पर जाकर उन्होंने प्रचार किया था, नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रचार किया था, और कई बार स्टेज से वो शरद पवार और कई बड़े कांग्रेस नेताओं के साथ नजर आते थे। तब अगर आपको राज ठाकरे से अड़चन नहीं थी या परेशानी नहीं थी, पिछले 4-5 साल में ऐसा क्या बदल गया कि आपको लगता है कि आपको जो लोग उस समय वोट दे रहे थे वो अब वोट नहीं देंगे? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के भीतर जो इन फाइटिंग है, खास तौर पर मुंबई कांग्रेस में, इसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। आप पाएंगे कि हमेशा से मुंबई कांग्रेस में 2 गुट रहता है, एक जो सत्ता में रहता है, एक उसके खिलाफ रहता है, और ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और राहुल गांधी के पास जाकर हमेशा एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेन करते हैं। ऐसे में जब कांग्रेस खुद ही अपने नेताओं को मुंबई में एक साथ नहीं रख पा रही है, तो क्या गारंटी है कि जब वो 227 वार्ड पर एक साथ अपने ही प्रत्याशियों को उतारेंगे, वहाँ पर उन तमाम कार्यकर्ता या उनके ही नेताओं के बीच में आप पाएंगे कि वो एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो मौजूद है। और इस सब के साथ जो आखिरी सवाल है वो ये है कि आखिर महाविकास आघाड़ी का भविष्य क्या है? क्या केवल इंडिया आघाड़ी के नाम पर ही इसे साथ में लड़ा जाएगा, नहीं लड़ा जाएगा? देखिए, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नासिक में कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि वो उद्धव ठाकरे और एमएनएस के साथ लड़ने वाले हैं। मुंबई में इनका कहना है कि ये नहीं लड़ने वाले हैं। तो क्या नासिक में आपको उत्तर भारतीय वोट्स नहीं चाहिए, या वहाँ पर मुसलमान वोट्स नहीं चाहिए, या फिर ये हर एक अपने अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हिसाब से किया जाएगा? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन आपको ये सारी चीज़ों में याद रखना होगा कि जो भी इसके नतीजे आएंगे उसका परिणाम महाविकास आघाड़ी और साथ ही साथ इंडिया अलायंस पर पड़ेगा, क्योंकि शरद पवार बार बार कहते रहे हैं कि एक यूनाइटेड ऑपोजिशन का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इसे यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे और इसका असर मुंबई में पड़ता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कांग्रेस या फिर उद्धव ठाकरे? और इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिस पर नज़र बनी रहेगी। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज दर्शकों महाराष्ट्र में भी देखने मिल रहा है। ये एक मिनी असेंबली इलेक्शंस के तौर पर ही आप देख सकते हैं। नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं जिसके 2022-2023 तक चुनाव सबके खत्म हो चुके हैं, वो होने वाले हैं।
तो आने वाले 5 सालों तक मुंबई सहित महाराष्ट्र में कौन राज करेगा, 2029 लोकसभा और 2029 विधानसभा में इसका कैसे असर होगा, इन तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी इस चुनाव से मिलने वाली है। और इसलिए ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो भी फैसला लिया जा रहा है उसका भविष्य पर भी कैसा असर पड़ता है। लेकिन इस सब के बीच में मुंबई कांग्रेस ने एकला चलो रे का नारा पकड़ा हुआ है, ये नज़र आता है। अब इससे फ़ायदा होता है या नुकसान, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन उन्होंने जो अपने कारण दिए हैं और मैं क्या समझता हूँ इसके बारे में, इसकी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको देने की कोशिश की है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो सकता है, वोटों का बंटवारा होगा, या फिर जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं उसे आप सही मानते हैं? इस पर भी आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। ये एक तरीके से एक एनालिसिस था जो कुछ हो रहा है ऑन ग्राउंड, जो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।